एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप राजभाषा अधिकारी या फिर अनुवादक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक नोटिफिकेशन आपके सामने आते जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे पोस्ट राजभाषा अधिकारी या फिर अनुवादक के लिए होते हैं। यहाँ पर कल भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि यूपीएससी के द्वारा जारी हुआ है और यहाँ पर पोस्ट जो है वो ईपीएफओ में है, जो कि पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद के लिए क्या आवश्यक बातें हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है उसको हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और यदि आपको इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले यूपीएससी के द्वारा बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी नंबर है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद इस पद का नाम जो है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर रखा गया है और यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप जानते हैं ईपीएफओ होगा, जो हमने बात भी किया है इसके बारे में। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगर हम वैकेंसी की बात करें कि टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए कितनी है तो वो है 86, जिसमें आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4 जो वैकेंसी है वो अलग से इसमें रिजर्व्ड है। बाकी आपकी एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है यहाँ पर, ओबीसी के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी यहाँ पर है और अनरिजर्व के लिए 23 यहाँ पर वैकेंसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 86 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, प्लस आपकी 4 वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। अब बात करें कि कितने आयु तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अधिकतम आयु जो है इसकी 30 वर्ष है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो अनुवादक की परीक्षाओं के लिए भी पीजी की जरूरत होती है। कई बार मैंने आपको बताया है कि अनुवादक या फिर राजभाषा अधिकारी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो पीजी रखी जाती है। अब पीजी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो यदि आपने पीजी हिंदी सब्जेक्ट से किया है या फिर इंग्लिश से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हिंदी से अगर आपने पीजी किया है तो उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर परीक्षा के माध्यम के रूप में आपने उसको जरूर लिया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका पीजी इंग्लिश से है तो इसी बात को हम उल्टा कर देंगे, यानी हिंदी आपका एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर आपका परीक्षा का माध्यम हिंदी रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने हिंदी या इंग्लिश से पीजी नहीं किया है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है तो भी आवेदन करने के लिए आप योग्य होंगे, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल पर आपका माध्यम हिंदी रहा हो और अंग्रेजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रहा हो या फिर वहां पर परीक्षा का माध्यम आपका अंग्रेजी रहा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कंडीशन दी गई है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि यदि आपने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पर आपका इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की हो और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर परीक्षा का माध्यम हिंदी रहा हो तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इस प्रकार से भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसी भी सब्जेक्ट में पीजी यदि है और ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा जो है वो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर रहा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपका पीजीडीटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि पीजीडीटी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो 2 वर्ष अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में आपने यदि ट्रांसलेशन का वर्क किया है हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में और उसका एक्सपीरियंस आपको 2 वर्ष का है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन है। कुल मिलाकर आपको पीजी जरूर होना चाहिए। पीजी सब्जेक्ट आपका हिंदी भी हो सकता है, हिंदी नहीं है तो इंग्लिश अगर आपका है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि हिंदी और इंग्लिश नहीं है तो किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन उसके साथ साथ कंडीशन ये होगी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान किसी न किसी प्रकार से प्राप्त किया हो, चाहे वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हो या परीक्षा का माध्यम रहा हो। यानी इन दोनों का नॉलेज आपको होना जरूरी है। और साथ में पीजीडीटी होना चाहिए। अगर पीजीडीटी नहीं है और 2 वर्ष आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में अगर आपने ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में आपने अनुभव प्राप्त किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट ये है कि इसके जो फॉर्म फिल करने की डेट जो शुरू हो रही है वो है 24 जून से। यानी आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 13 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद 14 जुलाई लास्ट डेट होगी जब आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकेंगे। तो आपको ये डेट याद रखना है, 24 जून से भरना शुरू होंगे इसके फॉर्म और 13 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और यदि आप आरबीआई और नाबार्ड राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट जो iExamBee द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है उसकी लास्ट डेट आज है। और यदि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना चाहते हैं तो आज ही इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आज है। कल इसका टेस्ट होगा और इस टेस्ट को देने के बाद आपको 100% स्कॉलरशिप भी दी जा सकती है। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में यदि किसी प्रकार का डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सके।